नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म AR एजुकेशन पे। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, रेलवे की या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, ये जो सीरीज़ हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। इतिहास का जो पहला चैप्टर होता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में PYQ को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे हो चाहे एसएससी हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक जिस इसके जो टॉपिक्स है वो हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम इसके नाम के बारे में जान जाते हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं। इसे ही ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं। हिंदी में इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। इसी को चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। चैल्कोलिथिक पीरियड भी इसे ही कहते हैं। ठीक है। समटाइम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब हम इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। तो समय था 1826 का, जब भारत गुलाम हुआ करता था। तो उस समय एक अंग्रेज हुआ करता था, चार्ल्स मेसन नाम से। यही वो अंग्रेज था जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले आभास हुआ था। इसे ही ऐसा लगा था कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसने वहाँ पे खुदाई करवाई। खुदाई करवाने पे इसे वहाँ पे कुछ ईंटें मिले, ब्रिक्स मिले, जिसको ईंटें तो मिले लेकिन इसने उसे वैल्यू नहीं दिया। उसने वहीं पे उसे छोड़ दिया, उस काम को उसने वहीं पे बंद करवा दिया। तो कुछ समय बीतने के बाद 1853 में 1853 ईस्वी में जब भारत में रेलवे आता है, तो 1856 ईस्वी में उसी रेलवे का एक अधिकारी था, विलियम ब्रंटन। इसको कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछानी होती है, क्योंकि वो कराची भी उस समय भारत का ही पार्ट था। तो इसे कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछानी होती है। तो जो 20-25 हज़ार जो ईंटें मिले होते हैं, जो खुदाई में पहले मिले हुए थे चार्ल्स मेसन को, तो उस ईंटे को ये इसने क्या किया, उस ईंटे को उस रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। फिर कुछ समय बीतने के बाद 1853 से 1877 तक, 1877 तक भारत में एक अंग्रेज आता है कनिंघम नाम से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कनिंघम नाम से। तो ये जो कनिंघम है, ये भारत में एक डिपार्टमेंट का
स्थापना करता है जिसे आर्कोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इसने इसका एक टीम बनाया, इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो कनिंघम है, इसे फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, पुरातत्व विभाग का जनक भी इसे कहा जाता है। तो इसने ये जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, मैं आपको समझा ले जाऊंगा। अगर आप अच्छी तरह से सुनिएगा तो मैं आपको समझा ले जाऊंगा। ये जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, इसके आसपास इसने खुदाई करवाई, ठीक है। तो खुदाई करवाने पे इसे कुछ चीज़ें मिले, उसका एक इसने फाइल बनाया। फाइल बनाने के बाद इसको इसने नाम दे दिया नॉट यूजफुल, कि हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसको बंद करो इसको, ठीक है। इसने इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, इसको बंद करवा दिया। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद ये भारत से रिटायर होकर चला जाता है। तो फिर 1899 से 1905 तक भारत में एक वाइसरॉय आता है, कर्जन। कर्जन जो है वाइसरॉय बन के आता है। तो इस कर्जन ने क्या किया, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, जो कनिंघम ने स्थापना किया था, उसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर इसने और एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो उसी डिपार्टमेंट में एक अंग्रेज रिसर्च के लिए आता है जिसका नाम होता है चार्ल्स मेसन। सॉरी चार्ल्स मेसन नहीं, उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। तो ये जो अंग्रेज है उसमें रिसर्च के लिए आता है, ठीक है। तो कुछ समय बीतने के बाद ये जो कर्जन है ये इंग्लैंड चला जाता है। तो फिर समय आता है 1921 का। अब ये जो जॉन मार्शल, ये जो एक रिसर्चर था, जो रिसर्च करने आया था उस विभाग में, अब ये बन चुका होता है डायरेक्टर जनरल, उस पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बन चुका होता है जॉन मार्शल, ठीक है। अब ये बन चुका होता है डायरेक्टर जनरल। तो इसने वो जो फाइल था जो कनिंघम ने बंद करवा दिया था, उसका कोई मतलब नहीं बनता है ये कह के उसने बंद करवा दिया, तो उस फाइल को वो मंगवाता है। मंगवाने के बाद उसको ओपन करता है और इसने दो आदमी को बुलाया। पहले तो ये दयाराम साहनी जी को बुलाते हैं कि दयाराम साहनी जी आप इधर आइए। वो जो रावी नदी के आसपास जो जो चीज़ें प्राप्त हुए थे उनको वैल्यू नहीं दिया था, आप जाइए, जाके वहाँ पे खुदाई करवाइए, पता कीजिए कि वो चीज़ें क्या थे, उन उन कितने पुराने थे, कब के वो लोग थे। तो उन्होंने, दयाराम साहनी जी ने रावी नदी के किनारे, जैसे कि देखिए ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है। यहाँ से एक नदी बह रही है, इंडस नदी, और यहाँ से एक नदी बह रही है, रावी नदी, और ये इंडस नदी है, सिंधु नदी। तो इन्होंने कहा कि जाइए और जाके आप यहाँ पे रावी नदी के आसपास खुदाई करवाइए। तो इसने यहाँ पे खुदाई करवाई। तो इसे भी कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि जौ, तिल, लाशों को दफनाने का तरीका और मछुआरे के चित्र, ये सब चीज़ें उसे मिली। तो इसने आगे फिर जॉन मार्शल को बताया। तो जॉन मार्शल ने कहा कि आप पता कीजिए कि ये सब चीज़ें कब की है, कितनी पुरानी है। तो साइंस में एक मेथड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करिएगा। साइंस में एक मेथड होता है
कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग कार्बन के C14 से किया जाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से इन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पता करो कि ये कब की चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया कि सर ये 2350 के आसपास की बात है, 2350 बिफोर क्राइस्ट, 2350 ईसा पूर्व की बात है। कुछ लोग थे जो इस चीज़ों को यूज किया करते थे। तो जॉन मार्शल ने कहा कि जब आपने इसकी खोज की है तो नाम भी आप ही रख दीजिए। तो दयाराम साहनी जी ने कहा कि सर ये जो रावी नदी है इसके आसपास में एक नदी बहती है। ये नदी है इसके आसपास में एक नदी बहती है जिसका नाम है हड़प। तो इसी के नाम पे मैं रखना चाहूँगा इसका नाम हड़प्पा। हड़प्पा, तो यहाँ से इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इनका काम हो गया। फिर ये दूसरे आदमी को बुलाते हैं जिनका नाम था R.D. बनर्जी, ठीक है। कि बनर्जी जी आप इधर आइए, आप जाइए सिंधु नदी के आसपास, जाके वहाँ पे खुदाई करवाइए, देखिए क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। तो उन्हें सिंधु नदी के आसपास भेजा, उन्हें भी कुछ चीज़ें मिले, भागे भागे आए, आके जॉन मार्शल को बताया कि सर मुझे वहाँ पे स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, नाचती हुए लड़की की चित्र जिसे हम नटराज कहते हैं, नटराज का चित्र मिला है, ये सब चीज़ें मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता करो कि ये कब की चीज़ें हैं। तो यहाँ से पता चला कि ये जो चीज़ें हैं वो 2350 से, ये भी बिफोर क्राइस्ट से 1750 के बीच की है। तो जॉन मार्शल ने कहा ठीक है, आपने इसकी खोज की है तो नाम भी आप ही रख दीजिए। तो R.D. बनर्जी जी ने कहा कि सर मैं पूजा करता हूँ भगवान कृष्ण की, और इन्हीं का एक नाम है मोहन, इन्हीं का एक नाम है मोहन। तो मैं, और सिंधी में एक वर्ड होता है जोदड़ो, तो यहां से इसका नाम पड़ा मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, ठीक है। और मोहन जोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, क्योंकि वहां से जहां से भी खुदाई हो रही थी वहां से कंकाल मिले जा रहे थे, लाश ये और हड्डी ऐसा वैसा चीजें मिल रहे थे, जिससे इसे नाम दिया गया मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए, और जो खुदाई के समय जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मिले थे, मतलब आज़ादी से पहले जो सबसे ज़्यादा खुदाई हुई थी वो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, और आज़ादी के बाद जो सबसे ज़्यादा खुदाई हुई वो गुजरात के आसपास हुई। और इस खुदाई में जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम चीज़ें जो मिल रही थी, मैक्सिमम चीज़ें जो मिली थी वो थी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जिसे हम कांस्य कहते हैं। तो यहीं से इसका नाम पड़ा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। एक इतिहासकार हुआ करते थे पिगट नाम से, ठीक है। पिगट नाम से एक इतिहासकार हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि में दोनों जो है वो सबसे बड़ी साइट थी। तो इन्होंने इसका नाम दिया था जुड़वा राजधानी के नाम से, इन्हें कहा था कि ये जुड़वा राजधानी को से जाना जाता है, जुड़वा राजधानी से कहते हैं।
ठीक है। और ये दोनों साइट में जो सबसे पुराना साइट था वो था मोहनजोदड़ो, पुराना और बड़ा, सबसे पुराना और सबसे बड़ा साइट जो था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि इसकी फैलाव कहां कहां तक थी, कितने दूर तक इसकी भारत में इसकी फैलाव थी। ठीक है। तो देखिए, अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा तक ये फैला हुआ था, जो कि चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब नदी के आसपास। ठीक है। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ये प्रेजेंट में अखनूर जिला के, अखनूर जिला में ये पड़ता है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट अखनूर जिला में पड़ता है। ठीक है। अगर हम वेस्ट की बात, अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में प्रवरा नदी तक ये फैला हुआ था, प्रवरा नदी जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो प्रवरा नदी तक फैला हुआ था। और जगह था दैमाबाद, दैमाबाद तक, जो कि आधुनिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां तक इसकी फैलाव थी। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ये दशमिक नदी तक फैली हुई थी, दशमिक नदी तक इसकी फैलाव थी, जो कि आधुनिक बलूचिस्तान में पड़ता है। आप इसका नोट्स बनाना चाहते तो नोट्स बना लीजिए, अगर नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके हर चीज डाउनलोड कर लीजिएगा। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर में पड़ता है। ठीक है। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर तक इसकी फैलाव थी, आलमगीरपुर तक इसकी फैलाव थी। ठीक है। जो कि हिंडन नदी के पास है, हिंडन नदी। ठीक है। जो कि आधुनिक मेरठ में पड़ता है। ठीक है। मेरठ में, जो यूपी में है मेरठ, वहां तक इसकी फैलाव थी। तो चलिए ये जान लिए हम। अब जानते हैं इनकी समाज कैसी थी। तो हम समाज की बात करेंगे, सोसाइटी, इनकी सोसाइटी कैसी थी। तो इनकी सोसाइटी जो थी वो थी मैट्रिचल। मैट्रिचल का मतलब होता है मात्र सतात्मक। अब सर ये मैट्रिचल क्या होता है? जैसे कि आज के समय में देखें तो हमारा सोसाइटी जो है वो पैट्रिचल है, मतलब हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग जो मेल होते हैं उनकी बातों को कदर किया करते हैं, किया जाता है, उनकी बातों को एक वैल्यू दिया जाता है घर में। जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, ये लोग की वैल्यू दिया जाता है, उन लोग की बातें ही घर में चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो मात्र सतात्मक थे। उनके घर के जो बुजुर्ग औरतें हुआ करते थे, जैसे माता, नानी, बहन, चाची, मौसी, ये लोग की बातें वो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया करते थे, उनकी बातों को ही ज़्यादा वैल्यू दिया करते थे। ठीक है। तो ये बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनकी मुख्य देवता क्या थी। मुख्य देवता, किस देवता की पूजा किया करते थे। तो इनका जो मेन गॉड था वो थे पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की ये पूजा किया करते थे। और ये एक सिंग वाले देवता की भी पूजा किया करते थे, सॉरी, एक सिंग वाले जानवर की भी
एक सींग वाले जानवर की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, एक सींग वाले जानवर की पूजा, एक सींग वाले जानवर की पूजा किया करते थे। ठीक है, ये धरती की भी पूजा किया करते थे, धरती की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, और एक फैक्ट है, ये जो धरती की जो पूजा किया करते थे, इसे उर्वरता की देवी कहा जाता है, उर्वरता की देवी। मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कुछ चीज़ें, कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, एक चित्र मिली थी जिसपे एक औरत की नग्न अवस्था में, एक औरत की चित्र थी, उसके ऊपर एक, जैसे कि ये चित्र है, देखिए जैसे चित्र है, चित्र है, और इनके वजाइना से एक फूल निकला हुआ था, फूल निकला हुआ था, जिससे तात्पर्य लगाया गया कि ये जो लेडी है ये धरती है, और इनके वजाइना से जो फूल निकल रहा है वो हम है जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। तो इससे ये तात्पर्य लगाया कि ये जो लेडी है ये धरती माँ है, ये धरती माँ है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके समय में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इनके समय में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये लोग पूजा किया करते थे, ये लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, एक सींग वाले जानवर की पूजा करते थे, लेकिन इनके समय में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और ये जो पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ जो भगवान है, इनको, इनसे ज़्यादा बहुत सी डीप में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो इनको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, आपको आप समझते हुए चलिएगा इसको। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इनके हाथों में बैंगल्स, चूड़ियाँ लगे हुए हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों हाथों में चूड़ी है। ठीक है, इनके सर पे सिंग है, सिंग है। ठीक है, इनके दोनों पैरों के पास में एक मोड़ इधर है, एक मोड़ यहाँ पे, और जो नीचे जो तख्त है, वो तख्त के पास दो हिरन बैठे हुए हैं। ठीक है, हिरन है, और लेफ्ट साइड में एक गैंडा है। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। गैंडा है और भैंसा है, और राइट साइड में बाघ है, हाथी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि पशुपतिनाथ भगवान के राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, उनके क्या, और कितने टोटल, कितने, हाँ, और ये भी पूछा जाता है कि टोटल कितने जानवर हैं। तो आप 6 एनिमल जो है, टोटल 6 एनिमल है इनके आसपास, इनके जो भी आसपास में है, टोटल 6 एनिमल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जान लेते हैं इनकी व्यवसाय कैसी थी, इनकी व्यवसाय, इनकी व्यवसाय कैसी थी। तो ये बार्टर सिस्टम पे डिपेंड थे, बार्टर सिस्टम पे डिपेंड थे। अब आप पूछिएगा कि सर ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा, रुक जाइए। देखिए, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे कि पहले के ज़माने में थे, जो हमारी दादी नानी हुआ करते थे, वो कहीं भी सामान अगर खरीदने जाते थे,
तो पैसे के बदले में वो अगर सामान ले रहे हो तो पैसे के बदले में एक कटोरा गेहूं दे दिया करते थे, एक कटोरा चावल दे दिया करते थे, मतलब सामान के बदले सामान ले लिया करते थे। तो इनके समय में भी देखा जाए तो ना इनके समय में डॉलर था, ना पैसा, ना रुपया, कुछ नहीं था। तो ये लोग कुछ कुछ अगर किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले कुछ तो देते होंगे। तो ये लोग सामान के बदले सामान देते थे, जिस कीमत का वो सामान है उसी कीमत का वो अपने तरफ से भी वो चीजें दिया करते थे। तो इसी को ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली इसे कहते हैं। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है। देयर इकोनॉमी is based on their economy depends on barter system। ठीक है। इनकी इकोनॉमी जो है वो बार्टर सिस्टम पे डिपेंड थी, सामान के बदले सामान। ठीक है। और ये लोग जब एक दूसरे मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाया करते, जैसे कि ये सिंधु घाटी के लोग जब अब व्यापार करने एक जगह से दूसरे, जैसे मेसोपोटामिया जाया करते थे, तो वहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को मेलुहा कह के पुकारते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर शब्द को मेरे गहराई से सुनिएगा। मेलुहा कह के पुकारते थे। ठीक है। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो उसी समय दूसरे शहर में भी सभ्यता चल, दूसरे सभ्यता भी चल रहे थे। जैसे कि उसी समय मिस्र की सभ्यता भी चल रही थी, उसी समय मेसोपोटामिया की, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी चल रही थी। उसी समय सोमालिया की सभ्यता भी चल रही थी। उसी समय चाइना की सभ्यता भी चल रही थी, चीन की सभ्यता भी चल रही थी। तो these are the contemporary सभ्यता। ठीक है। समकालीन सभ्यता ये भी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं इनकी सोसाइटी कैसी थी। तो ये लोग नगरीय थे, इनकी जो सोसाइटी थी वो अर्बन थी, नगरीय थे लोग, क्योंकि लोग बिजनेस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने अभी तक मैंने जितना समझाया आपको, आपको पता लग ही गया होगा ये लोग नगरीय थे। ये लोग जिस तरीके से रहते थे, ये लोग बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया करते थे। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग बिजनेस करने एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। इससे आपको क्या तात्पर्य लगता है कि ये लोग नगरीय थे कि ग्रामीण थे? तो नगरीय थे। और एक अंग्रेज हुआ करता था गार्डन चाइल्ड नाम से, उसने कहा था कि ये दुनिया का सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है। और हाँ, और एक चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सीटाडेल क्या होता है? तो सीटाडेल का मतलब होता है, देखिए हम बताते हैं आपको। सीटाडेल का मतलब होता है, देखिए ये 4 दीवारी, इसके आगे ऐसा एक चबूतरा होता है, मतलब आगे में ऐसा इसमें मिट्टी डली हुई होती है, और इसके अंदर थोड़ी ऊंचाई पे घर बना हुआ होता है। ठीक है। और ये घर के ऊपर और एक घर होता है जिसे हम कहते हैं सीटाडेल। देखिए आज के समय में तो आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पहले के जमाने के जो राजाओं के घर हुआ करते थे वो 4 दीवारी के अंदर हुआ करते थे। 4 दीवारी के अंदर ऊंचाई पे, थोड़ी ऊंचाई पे हुआ करते थे। उनके जो किले हुआ करते थे वो थोड़ी 4 दीवारी के अंदर ऊंचाई पे हुआ करते थे।
और उसी को सिटाडेल कहते हैं, जो चार दीवारी के अंदर और एक ऊंचा थोड़ी ऊंचाई जगह पे जो घर होता है उसे सिटाडेल कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर थे, जितने भी आप घर देखोगे, तो वो एक सिटाडेल के जैसा ही बना हुआ था, एक्सेप्ट चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो एक ऐसा साइट है जहाँ वो चार दीवारी के अंदर नहीं, वो खुला में ही था, वो चार दीवारी के अंदर नहीं था। तो ये था। और इनके जो घर हुआ करते थे, इनके जो नगर हुआ करते थे, वो हर नगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया करते थे। जैसे ये नगर हो गया, जैसे ये मोहनजोदाड़ो हो गया, ये हड़प्पा हो गया, ये कालीबंगन हो गया, ये सुतका गेंडोर हो गया, ये चन्हूदड़ो हो गया। तो हर जितने भी शहर थे इनके, सब 90 डिग्री पे कट किया करते थे, सब के सब 90 डिग्री पे कट किया करते थे। ठीक है। सो their city based on ग्रिड सिस्टम पे डिपेंड था इनकी सिटी, जिसे हम विन्यास प्रणाली कहते हैं हिंदी में, विन्यास प्रणाली कहते हैं। हर इनका जो नगर था वो 90 डिग्री चेस्ट बोर्ड पैटर्न पे था, 90 डिग्री चेस्ट बोर्ड पैटर्न। आप देखिए ना, आपको देखने में आपको लगेगा कि ये एक चेस की तरह, आपको एक बोर्ड की तरह, चेस बोर्ड की तरह लग रहा होगा। तो इसी से तात्पर्य निकला कि 90 डिग्री चेस बोर्ड की तरह हर नगर इनका बना हुआ है। ठीक है। अब जान लेते हैं इनके लिखने की कला। तो इनकी जो लिपि थी, इनकी जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफी का मतलब होता है भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक प्रणाली। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ये लोग राइट से लिखना स्टार्ट किया करते थे, लेफ्ट की तरफ जाते थे, फिर राइट आते थे, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसे। तो आपको इसे देखने पे ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक चित्र की तरह है। तो इसी से तात्पर्य निकाला गया कि इसके लिखने की जो कला थी, इनको भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक था। ठीक है। और इसे लिखने को जो कला है, इसी लिखने को कला को कहते हैं बैस्ट्रोफेडन, बैस्ट्रोफेडन कहते हैं। और दुनिया में जो सबसे पुरानी लिखने की कला है उसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं, जिसमें लमसम 900 से ज़्यादा वर्ड है, 900 से ज़्यादा वर्ड मिलते हैं उसमें। ठीक है। और इनके जो ज़्यादातर जो क्वाइंस है, इनके जो चित्र मिले हैं, उन पे सबसे ज़्यादा तो आज के प्रेजेंट के जो अल्फ़ाबेट्स है उसके यू से मैच खाते हैं सबसे ज़्यादा। यू जो है अल्फ़ाबेट्स में आजकल के, उससे यू से ज़्यादा मैच खाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एनिमल की जो चित्र मिली है वह फिश के चित्र ज़्यादा है। तो आज के समय के यू वर्ड ज़्यादा है। और एनिमल में देखा जाए तो मछली के चित्र इनके लिखने की कला में मिलते हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम समझे कि इनकी व्यापार कैसे थे, ये लोग कैसे थे, इनके घर कैसे थे। कल से हम हर एक चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे, जितने भी साइट्स है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगन और जितने भी साइट हैं,
और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी साइट्स हम उसको अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग अस।